हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल रावत, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलंगपुर फरीदाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एजुसेट केस लैब टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। ये पार्ट 3 है। इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उसमें हमने इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में जाना, डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा और प्रोडक्टिविटी के बारे में जाना। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और जो प्लांट्स होते हैं उनमें सक्सेशन कैसे होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की जो नेचर में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उनकी साइकिलिंग कैसे होती है। इसमें दो साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं, पहला गैसियस साइकिल्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। लास्ट पढ़ेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें इकोसिस्टम से मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या मतलब है इसका, किसी भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीसीज होती हैं उनके कंपोजिशन में क्या चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। अगर इवोल्यूशन से इस चीज को जोड़कर देखें कि आपने पढ़ा है इवोल्यूशन में कि एक स्पीसीज होती है, उसके बाद नेक्स्ट हायर स्पीसीज इवोल्व होती है, उसके बाद नेक्स्ट हायर स्पीसीज इवोल्व होती है और ऐसे क्लाइमेक्स या टॉप स्पीसीज इवोल्व होती है, डेवलप होती है। ऐसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल, आप जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो मान लो प्राइमरी क्लास से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, क्लास फर्स्ट, उसके बाद क्लास सेकंड में आए, थर्ड, फोर्थ और ऐसा करते करते आप क्लास 12 तक पहुंचे। तो अलग अलग स्टेजेस थी और टॉप स्टेज जो आपकी है अभी वो क्लास 12 है, तो ये आपकी टॉप स्टेज है अभी। और जो स्टार्टिंग स्टेज थी आपकी वो थी आपकी प्राइमरी स्टेज। क्लियर है। ऐसे ही जो स्पीसीज होती हैं उनकी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो कहलाती है प्राइमरी स्टेज और जो टॉप स्टेज होती है बेटा उसे कहते हैं क्लाइमैक्स स्टेज। सक्सेशन क्या हुआ कि सक्सेशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ड्यूरिंग सक्सेशन, जब सक्सेशन होता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग सक्सेशन some species colonize an area and their population becomes more numerous, whereas population of other species decline and even disappear. जब सक्सेशन होता है तो जो वेल डेवलप्ड स्पीसीज होती हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है जी, बढ़ती जाएगी। जबकि जो लैंड डेवलप्ड स्पीसीज होंगी उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और इवन डिसअपियर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अपने आप को अडेप्ट कर लेगी और ग्रोथ करेगी वो पॉपुलेशन में बढ़ जाएगी और जो अपने आप को एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए डेवलप नहीं कर पाएगी वो डिक्लाइन हो जाएगी उनकी पॉपुलेशन और इवन डिसअपियर हो जाएगी। शेयर क्या होता है, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन गिवन एरिया इज कॉल्ड शेयर। तो एक किसी भी एरिया के दौरान जो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं उसकी जो सीक्वेंसेस हैं उसे शेयर कहा जाता है। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एज ऑन। ऐसे ही सक्सेशन के दौरान स्पीसीज पहली आई, फिर स्पीसीज सेकंड, स्पीसीज थर्ड, तो जो अलग अलग स्टेप्स हैं बेटा इन्हें कहा जाता है शेयर। सीरियल स्टेज एंड सीरियल कम्युनिटीज क्या होती हैं, द इंडिविजुअल Transitional communities are termed as serial stage and serial communities। तो अलग अलग जो सीरियल्स होते हैं उसमें अलग अलग स्टेजेस जो होती हैं, जो कम्युनिटीज डेवलप होती जाती हैं उन्हें कहा जाता है सीरियल कम्युनिटीज। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जैसे आपको बताया कि जो टॉप मोस्ट स्पीसीज होती हैं, टॉप मोस्ट कम्युनिटी होती है आफ्टर सक्सेशन, उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है। जैसे कि आपकी टॉप मोस्ट क्लास स्कूल में क्लास 12 है तो ये आपकी क्लाइमैक्स इसको क्लास कह सकते हैं।
orderly and sequential change that leads to community that is near equilibrium is called climax community। जो टॉप मोस्ट कम्युनिटी है जिसमें फर्दर चेंजेस होने की संभावना नहीं है, उस टॉप मोस्ट कम्युनिटी को क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है। टाइप ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन कितने प्रकार का होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? ए सक्सेशन दैट स्टार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर, मतलब ऐसी जगह पे डेवलपमेंट होना स्पीसीज का जहां पहले से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, पहले से कोई लाइफ नहीं है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स आर न्यूली कूल्ड लावा, कि लावा निकला, ठंडा हो गया, वहां पहले कोई लाइफ नहीं होगी, तो लावा ठंडा होने के बाद जो वहां पे डेवलपमेंट होगी वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। बेयर रॉक, कोई चट्टान है, पहले से कोई लाइफ नहीं है, उस पर लाइफ डेवलप होगी, ये प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वोयर, तो आप नया पॉन्ड और तालाब बनाया है, पहले उसमें पानी आपने भरा, उससे पहले लाइफ नहीं थी, उसके बाद उसमें लाइफ स्टार्ट होगी, ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। तो ये सारे एग्जांपल जो थे बच्चों, ये थे प्राइमरी सक्सेशन के। तो प्राइमरी सक्सेशन किसे कहा गया? कि डेवलपमेंट होना किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस जगह पर जहां पे पहले से लाइफ मौजूद नहीं थी, पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो, जो पहली स्पीसीज डेवलप होती है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो काफी स्लो होता है। बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कैन बिकम एस्टेब्लिश्ड देयर मस्ट बी ए सॉइल। कोई भी देखिए जब लाइफ शुरू होती है, मान लो सबसे पहले डेवलपमेंट प्लांट्स की हुई, तो उसके लिए सॉइल का होना बहुत जरूरी है, बिना फर्टाइल सॉइल के प्लांट्स ग्रोथ नहीं होगी। डिपेंडिंग अपॉन मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक्स नेचुरल सेवरल हंड्रेड्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन ए बेयर रॉक, कि जो बेयर रॉक है, चट्टान है, उसको फर्टाइल सॉइल बनने में हजारों साल लग सकते हैं। तो जब इवोल्यूशन हुआ तो जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुई प्लांट्स की, बेयर रॉक थी, उसमें चेंजेस आए, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग थी, और उसके बाद फर्टाइल सॉइल की फॉर्मेशन हुई जिससे प्लांट्स की डेवलपमेंट हुई। तो डेवलपमेंट में बहुत सारा टाइम लग सकता है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? ए सक्सेशन that starts in an area which have lost all the living organism that existed there। क्या है जी? कि सपोज करिए ये कोई एरिया है, इस एरिया में बहुत सारी स्पीसीज अभी रह रही हैं, ये सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं। कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हुई, बाढ़ आई या कुछ भी ऐसा हुआ, ये सारे जितने यहाँ पे एनिमल्स रह रहे थे सारे खत्म हो गए, मर गए। अब क्या होगा? जब दोबारा डेवलपमेंट यहां पे होगी तो ये कहलाएगी सेकेंडरी सक्सेशन। अब क्या होगा? एनिमल्स के पास जो यहाँ पे और फैक्टर्स थे, जैसे सॉइल थी, सॉइल प्रेजेंट होगी और अदर कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, जो कि प्राइमरी सक्सेशन जब पढ़ा वहां पे इस तरह की कंडीशंस नहीं थी। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि कुछ कंडीशंस पहले से ही वहां पे प्रिपेयर होती हैं। Secondary succession begins an area where natural biotic communities have been destroyed, such as abandoned farmlands। ये कह रहा है कि जो वहां पे नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज थी डिस्ट्रॉय हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं, abandoned farmlands, burned or cut forest, lands that have been flooded। तो ये फैक्टर जितने भी होंगे, इनसे क्या होगा? जो वहां पे अर्लियर ऑर्गेनिज्म थे या मैं कहूं प्लांट्स थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा से नई जो स्पीसीज होती हैं या नए प्लांट्स या नए एनिमल्स डेवलप होते हैं, ये सेकेंडरी सक्सेशन में आते हैं, क्योंकि वहां पहले से सॉइल और सेडिमेंट्स मौजूद थे। जो सक्सेशन का रेट होगा वो प्राइमरी सक्सेशन की अगर कंपेयर करें वहां से फास्ट होगा। तो प्राइमरी सक्सेशन होने में बहुत टाइम लगा,
जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, नेचुरल और ह्यूमन induced disturbances, fire, deforestation can convert a particular serial stage of the succession to a earlier stage। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेशन होता है उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फायर हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, इससे जो स्पीसीज होती हैं हम कह रहे हैं ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ ना होके वो बजाय आगे स्टेप में जाने के बैकवर्ड स्टेज में, अर्लियर स्टेज में आ जाती हैं इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। आल्सो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट द अदर स्पीसीज। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस हुई ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इससे स्पीसीज का लॉस भी हो सकता है और नई स्पीसीज डेवलप भी हो सकती हैं। इस पिक्चर में देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन में कहा ये रॉक है, रॉक के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं है, धीरे धीरे यहां पे लाइफ डेवलप होगी। ये जो स्पीसीज डेवलप होंगी इन्हें कहा जाएगा पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है जी, प्राइमरी कम्युनिटी या पायोनियर कम्युनिटी कहा जाएगा। ये जो पायोनियर कम्युनिटी डेवलप होंगी, अगर बेयर रॉक की बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले क्या डेवलप होते हैं, लाइकन्स डेवलप होते हैं। और ये लाइकन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ एंजाइम्स पैदा करते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, इस रॉक को डिग्रेड करते हैं, मिनरलाइज करते हैं रॉक को, जहां पे लाइकन्स की ग्रोथ होती है। लाइकन्स के बाद नेक्स्ट इज ग्रासेस आती हैं, छोटे छोटे शर्ब्स आते हैं, स्मॉल ट्रीज आते हैं, और बाद में जो टॉप कम्युनिटी है बिग ट्रीज वहां पे डेवलप हो जाते हैं, और ये बिग ट्रीज कहलाती हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। तो हुआ क्या सक्सेशन में कि पायनियर कम्युनिटी से, पायनियर कम्युनिटी थी यहाँ पे लाइकन्स, उससे डेवलपमेंट हो गई क्लाइमैक्स कम्युनिटी की। पर ये सक्सेशन कहां हुआ, जहां पे पहले से ही लाइफ मौजूद नहीं थी, मतलब नो लाइफ, नो ऑर्गेनिज्म, इसे कहा जाएगा प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि ऑलरेडी वहां पे लाइफ जो मौजूद है, या मैं कहूं कंडीशंस फेवरेबल है, सॉइल वहां पे ऑलरेडी है, सॉइल होगी तो जो ग्रोथ रेट होगा, जो स्पीशीज डेवलप होंगी वो फास्टर होंगी, और इस तरह का सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। क्लियर? सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कितने प्रकार से डेवलपमेंट होती है। तो पहले है इसमें जीरार्च सक्सेशन। जीरार्च सक्सेशन क्या कहलाता है, जीरार्च जो होता है इसका मतलब होता है ड्राई कंडीशंस। जो कंडीशंस हैं वो काफी सूखी हैं, मतलब इसका देखिए कि जो ड्राई एरियाज हैं, या मैं कहूं बेयर रॉक है, एक चट्टान है काफी ड्राई है, अगर वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, चट्टान से डिग्रेडेशन हो रहा है लाइकन्स के द्वारा, सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस प्रकार का जो सक्सेशन होता है वो जीरार्च सक्सेशन कहलाता है। इट इज टेक प्लेस इन ड्राई एरियाज एंड द सीरीज ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम ज़ेरिक टू मेसिक कंडीशंस। तो ज़ेरिक कंडीशन कौन सी कंडीशन है, जहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, और मेसिक कंडीशन वो कहलाती है जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है, ना तो बिल्कुल कम वाटर है ना ही बहुत ज्यादा वाटर है। तो ऐसी कंडीशंस जहां मॉइस्चर या वाटर कंटेंट मॉडरेट होते हैं वो मेसिक कंडीशंस कहलाती हैं। तो जीरार्च में ज़ेरिक कंडीशन से कैसी कंडीशन बन गई, मेसिक कंडीशन का डेवलपमेंट होता है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, जैसे पहले देखा कि ये रॉक है बिल्कुल बेयर, और ड्राई कंडीशंस यहां पे हैं, लाइकन्स डेवलप हुए, और लाइकन्स ने क्या किया, सॉइल की फॉर्मेशन करी, और जब सॉइल की फॉर्मेशन करी तो धीरे धीरे प्लांट्स की डेवलपमेंट हुई, और बाद में टॉप और क्लाइमैक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो गया, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गई। ये पिक्चर दिखा रखा है साइड में आपको, ये सारे जो दिखा रखी है रॉक के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे ये लाइकन्स हैं, और लाइकन्स पायनियर कम्युनिटी कहलाती है। एंजाइम्स पैदा करते हैं लाइकन्स, जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है, और सॉइल की फॉर्मेशन होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये सक्सेशन जीरार्च सक्सेशन कहलाता है। सेकंड है हाइड्रार्च सक्सेशन। तो हाइड्रार्च सक्सेशन क्या है,
It takes place in wetter areas and the succession series progress from hydric to mesic conditions. तो ये सक्सेशन कहां हुआ? हाइड्रिक जहां पे कंडीशंस हैं, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, वहां से कैसी कंडीशन डेवलप होंगी? मेजिक कंडीशन होंगी। या मैं कहूं ये सक्सेशन वाटर बॉडी से रिलेटेड सब सक्सेशन है कि जहां पानी भरा हुआ है वहां से कैसे कैसे प्लांट्स की डेवलपमेंट होती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सबसे जो पहली स्टेज होती है ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी दिखा रखी है पूरी। ये सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होती है। फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे माइक्रोबियल प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इन्हें कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। ये प्लांट सबमर्ज होते हैं, अटैच होते हैं सॉइल से, जो नीचे सेडिमेंट्री सॉइल होती है नीचे से अटैच होते हैं, सबमर्ज होते हैं। थर्ड स्टेज आती है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। ये जो प्लांट्स होते हैं ये फ्री फ्लोट करते हैं, सरफेस के ऊपर देख रहे हैं आप, फ्लोटिंग करते हैं। तो जो थर्ड स्टेज है ये स्टेज कहलाती है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। फोर्थ स्टेज उसको कहा जाता है रीड स्वैम्प स्टेज। जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा सरफेस से बाहर आ गए हैं और नीचे बॉटम के साथ भी अटैच हैं। नेक्स्ट स्टेज कहलाती है मार्श मेडो स्टेज। तो ये स्टेज होती है जिसमें जो पानी होता है कम हो जाता है, मिट्टी के अंदर दलदली मिट्टी बन जाती है, इसको कहा जाता है मार्श मेडो स्टेज। और सिक्स्थ जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, सॉरी क्लाइमैक्स से पहले नेक्स्ट स्टेज जो है उसे स्क्रब स्टेज कहा जाता है। जो प्लांट्स हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े प्लांट्स हैं वहां पे। और लास्ट में जो क्लाइमैक्स स्टेज कहलाती है, ये क्लाइमैक्स स्टेज कहलाती है, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट होगी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो गया। तो यहां पे जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, हाइड्रिक कंडीशंस है, पानी भरा हुआ है, ये हाइड्रिक कंडीशंस है, यहां से डेवलपमेंट हुई और लास्ट में कैसी कंडीशन होगी? मेजिक कंडीशन होगी, मतलब फॉरेस्ट की डेवलपमेंट होगी, ना पानी बहुत ज्यादा है ना बिल्कुल ही कम है। तो इस तरह का जो सक्सेशन होता है बच्चों वो कहलाता है हाइड्रार्च सक्सेशन। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्या होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अर्थ में उनका साइकिलिंग कैसे होता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का मतलब हुआ द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का साइकिलिंग होना न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कहलाता है। इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है। बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन चाहे आप इसमें सॉइल की बात करें या वाटर की बात करें या फिर एयर की बात करें, तो इससे संबंधित जो साइकिलिंग होती है उसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स हैं, सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी स्टेज टाइम या गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। किसी भी स्टेट के दौरान जितनी की मात्रा है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, उसे कहा जाता है स्टैंडिंग स्टेट। ये साइकिल देख रहे हैं आप लोग कि जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये लास्ट में क्या होता है? ये सारे डिकम्पोजर के ज्यादा डिकम्पोज होते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में एड ऑन हो जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। पिछले लेक्चर में इसके बारे में हमने जाना। तो ऐसे बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी इकोसिस्टम के अंदर साइकिलिंग होती है। अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल कितने प्रकार की होती है, टाइप्स कितने हैं? तो न्यूट्रिएंट साइकिल दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। फर्स्ट इज गैसियस साइकिल एंड सेकंड इज सेडिमेंट्री साइकिल। एक एक करके पढ़ते हैं। गैसियस साइकिल क्या होता है? ये वो साइकिल है रिजर्वायर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। जो इनका रिजर्वायर होता है गैसियस साइकिल का वो एटमॉस्फेयर होता है। मतलब मेनली ये गैसेस के रूप में होती हैं और ये गैसेस कहां होती हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं। एग्जांपल इसमें नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। इसमें ऑक्सीजन साइकिल की बात भी कर सकते हैं। तो ये सारा रिजर्वायर कौन इनका? एटमॉस्फेयर होगा।
सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल का जो रिजर्वायर होता है बेटा वो अर्थ क्रस्ट होती है, मतलब जितने भी सेडिमेंट के रूप में मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट वो अर्थ की क्रस्ट में मौजूद होते हैं। इसका एग्जांपल है सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। तो इस साइकिल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स soil, moisture, pH, temperature, etc. regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है उसमें सारे एलिमेंट कहाँ होते हैं? अर्थ क्रस्ट में होते हैं, और अर्थ क्रस्ट से जो एनवायरमेंट में आएंगे न्यूट्रिएंट्स वो फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है? सॉइल पे, मॉइस्चर पे, पीएच पे और टेम्परेचर पे। क्लियर? द मेन फंक्शन of the reservoir is to meet with the deficit which occurs due to imbalance in the rate of influx and efflux. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एनवायरमेंट है, सपोज करिए न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो होता है कि ये यहाँ पे दो मान लो न्यूट्रिएंट थे, ये दो साइकिल के अंदर ऐड हुए और वापस में घूम के दो ही साइकिल में बाद में रह गए। ठीक है, तो इनफ्लक्स और इफ्लक्स क्या है कि अगर मान लो दो न्यूट्रिएंट थे और साइकिलिंग के बाद भी दो रह गए तो ये दोनों की अमाउंट बराबर होगी। बट साइकिलिंग से पहले दो थे और साइकिल के बाद न्यूट्रिएंट एक ही रह गया एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो रिजर्वायर होता है हमारा, चाहे वो अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरा कर देता है। जो एक न्यूट्रिएंट रहेगा तो वो एक एड ऑन कर देगा, न्यूट्रिएंट की संख्या बराबर कर देगा। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग प्रॉपरली नहीं होगा इकोसिस्टम में तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को नहीं मिल पाएंगे और इससे पूरा इकोसिस्टम इफेक्टेड होता है। क्लियर? कार्बन साइकिल, जो हम गैस के साइकिल पढ़ते हैं उसमें एग्जांपल है कार्बन साइकिल का, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इन द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज नेक्स्ट टू वाटर। की जो कंपोजिशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अगर उसका ड्राई वेट देखा जाए तो 49% जो पार्ट होता है वो किसका होता है? कार्बन का होता है। हमें पता है सबसे ज्यादा किसका होता है? 70 to 80% जो पार्ट होता है वो वाटर होता है, पर वाटर के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है बेटा वो होता है कार्बन का, जो कि अराउंड 49% होता है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन इज 71% कार्बन। जो टोटल ग्लोबल कार्बन होता है वो 71% होता है, और ये फाउंड एंड डिसॉल्व इन ओशियंस। टोटल कार्बन का 71% कहां डिसॉल्व होता है? ओशियंस के अंदर डिसॉल्व होता है। दिस ओशनिक रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहनी है, कार्बन को कितना कंटेंट रखना है, ये इसका जो मेन रिजर्वायर होता है वो होता है ओशियन। उसके बाद फॉसिल फ्यूल आल्सो रिप्रेजेंट ए रिजर्वायर ऑफ कार्बन। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, कार्बन है और गैसेस होती हैं, ये भी कार्बन का एक रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियंस एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये साइक्लिंग होती है कार्बन की एटमॉस्फेयर से ओशियन, ओशियन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिजम्स से दोबारा फिर से ये एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। According to an estimate, 4 into 10 is power 13 kilogram of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis annually. अगर एनुअली बात करते हैं तो इतनी अमाउंट कार्बन की फिक्स होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, पूरे बायोस्फीयर में एक साल के दौरान। A considerable amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through respiratory activities of the producers and consumers. जितने प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 निकलता है, और CO2 बाद में एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। डिकम्पोजर्स आल्सो कंट्रीब्यूट सस्टेनेशियली टू CO2 पूल by their processing of waste material and dead organic matter of land और oceans. तो जो डिकम्पोजन होता है किसी भी चीज का, जो डिकम्पोजर होते हैं वो डिकम्पोजिशन करने के बाद CO2 को रिलीज करते हैं और वो CO2 एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है। बर्निंग ऑफ वुड,
forest fire, combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activities are additional source of release CO2 in the atmosphere. तो इन सारी एक्टिविटीज से CO2 गैस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। अब कार्बन साइकिल का पिक्चर है, इसमें सभी चीजें क्लियर होंगी आपको। देखते हैं, ये कोल है, फॉसिल फ्यूल, उसका कंबशन हुआ, कंबशन से CO2 एटमॉस्फेयर में चली गई। बर्निंग हो रहा है किसी भी चीज का, अगर बर्निंग होगी तो बर्निंग से क्या होगा, ये बर्निंग है, CO2 गैस पैदा होती है, बर्निंग से भी CO2 गैस पैदा हुई। ये जितने भी डेट्राइटस है, ये डेट्राइटस जितना भी डेट्रीवोर्स होते हैं वो ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल से न्यूट्रिएंट लिए, कार्बन सोर्सेस लिए प्लांट्स ने क्या किया, ये CO2 गैस एटमॉस्फेयर से ली। CO2 एटमॉस्फेयर से लेंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, और जब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन से CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। यहां पे ओशियंस दिखा रखा है, ओशियंस में भी ऐसा होगा, ये रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन होगा, उसमें CO2 एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। और कुछ जो कैल्शियम होता है, या सॉरी जो कुछ कार्बन होता है, वो लाइमस्टोन और रॉक के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट कार्बन साइकिल आपके समझ में आ गया होगा। फॉस्फोरस साइकिल क्या होती है? फॉस्फोरस इज मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें फॉस्फोरस होता है फॉस्फोलिपिड्स के रूप में। न्यूक्लिक एसिड जो होती है, DNA RNA, उसमें फॉस्फोरस होता है फॉस्फेट ग्रुप के रूप में। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, जो सेलुलर एनर्जी होती है ATP, उसमें भी फॉस्फेट होता है। मैनी एनिमल्स आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल, बोन एंड टीथ। तो जो शेल होती हैं, बोन होती हैं, टीथ होती हैं, वो भी फॉस्फोरस से बनती हैं। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। ये सेडिमेंट्री साइकिल का भाग है, तो जो मेन रिजर्वायर होगा इसका वो चट्टानें होती हैं, विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो इसमें फॉस्फेट के रूप में रहता है फॉस्फोरस। व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, माइन्यूट अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट डिसॉल्व इन सॉइल सॉल्यूशन एंड आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। हर्बीवोर एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम प्लांट्स। तो मेन रिजर्वर क्या हुआ इसका, रॉक हुआ। रॉक से क्या हुआ, उसकी वेदरिंग हुई। जब रॉक टूटती है तो उसे जो फॉस्फोरस होता है वो डिसॉल्व होके सॉइल में मिल जाता है, और सॉइल से क्या, जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और प्लांट से हर्बीवोर या अदर एनिमल्स में फॉस्फोरस का ट्रांसफर हो जाता है। द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज बाय फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीज फॉस्फोरस। जब ये ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करते हैं, फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करते हैं और फॉस्फोरस को रिलीज कर देते हैं। तो फॉस्फोरस रिलीज हो जाता है। ये फॉस्फोरस साइकिल ये चट्टानों में होता है, उसकी वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद में सॉइल के अंदर मिल गया, सॉइल से प्लांट्स ने लिया, प्लांट से एनिमल्स ने लिया। जब इनका डिकम्पोजिशन हुआ तो डिकम्पोजर्स दोबारा से इसको सॉइल में ऐड कर देते हैं। कुछ जो कंटेंट होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ फॉस्फोरस साइकिल से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, और फिर से इसकी भरपाई कौन करता है, जो रॉक्स है उनसे दोबारा से जो फॉस्फोरस होता है वो न्यूट्रिएंट साइकिल में ये ऐड हो जाता है। तो कंप्लीट फॉस्फोरस साइकिल। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है? इकोसिस्टम से जो हमें फायदे होते हैं उन्हें कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर एंड वाटर। जो इकोसिस्टम होता है वो क्या करता है, एयर को और वाटर को प्यूरिफाई करता है।
मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, ड्रॉट जो होती है सूखा या बाढ़ उसको कम करता है। साइकिल न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी साइकिलिंग करता है इकोसिस्टम। जनरेट फर्टाइल सॉइल, सॉइल होती है उसकी फॉर्मेशन होती है, इसी से होती है। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनको रहने के लिए जगह मिलती है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम ही है जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किए हुए है। प्लांट्स का पॉलिनेशन होता है। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, कार्बन के स्टोरेज के लिए, जैसे हमने एटमॉस्फेयर की बात की या ओशियंस की बात की। एंड आल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो इतने सारे जो सर्विसेज हैं वो हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं और ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती, हम फ्री में इस चीजों को यूज करते हैं। अगर बात करते हैं कॉस्ट की कि जो सर्विसेज हम लोग इकोसिस्टम से ले रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट को काउंट करना तो बड़ा असंभव सी बात है, पर फिर भी रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 trillion a year on these fundamental ecosystem services which are largely taken for granted because they are free। रिसर्चर्स ने एक एस्टिमेट किया जितनी सर्विसेज हमें इकोसिस्टम से मिल रही हैं अगर उनके ऊपर एक प्राइस टैग लगा दिया जाए, उनकी कीमत लगा दी जाए, तो ये पर ईयर कितनी होगी? 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर होगी इनकी कीमत। सोचिए कितनी बड़ी कीमत होगी इन जो हमें फायदा मिल रहा है इकोसिस्टम से। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP विच इज 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जो पूरे हमारा जो वर्ल्ड है, जो उसकी पूरे की GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो करीब 18 ट्रिलियन है। सोचिए ये जो हमें सर्विसेज दे रहा है इकोसिस्टम लगभग दुगनी वैल्यू उसकी है। तो इकोसिस्टम से हमें जितने भी फायदे हो रहे हैं, जितने भी हमें वैल्यूज इसकी हम नहीं लगा सकते, प्राइस टैग नहीं लगा सकते, ये हमारे लिए काफी वैल्यूएबल चीजें हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर हमें प्रकृति से इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो उसको हम अच्छे से केयर करें। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है और सारे जो कंटेंट्स थे आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे।